बाय टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इसको मैं ऐसे लिखने बोल रहा था, ये e रेज़ टू, और आंसर a माइनस b है। क्या आंसर a माइनस b है फर्स्ट का। थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। सर आंसर a माइनस b है फर्स्ट का। हाँ a माइनस बी है। ठीक है, तो देखो e रेज़ टू ln है, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन वाई एंड रेज़ टू वाई, ठीक है, माइनस e रेज़ टू ln 1 प्लस bx अपॉन वाई रेज़ टू वाई, ठीक है, अपॉन एक्स है। तो e और ln कैंसिल हो जाएंगे पहले, तो जो बचेगा उसको लिखते हैं वापस, ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल हट गया यहाँ से, तो क्या बच रहा है 1 प्लस x रेज़ टू 1 प्लस bx रेज़ टू y, ठीक है, अपॉन x। तो ये है, इसको तुम शायद सॉल्व कर सकते हो, आसान सी चीज है, ठीक है। तो अभी एक चीज समझाया था कि फिर से इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज मत करना, है ना। बहुत से लोग इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके सॉल्व करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमेशा यहाँ पे जो वेरिएबल है और जो यहाँ पे वेरिएबल है दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो अभी ये कौन सा फॉर्म है 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्म है, राइट। 1 प्लस ax अपॉन y है, x तो जो भी कुछ भी फाइनाइट हो, y अगर इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है तो ये जो पूरा चीज है वो 0 अप्रोच करेगा, और इस पावर y है, राइट। तो ये 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्म है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो चीज है क्या बन जाएगी e रेज़ टू 1 प्लस ax अपॉन y माइनस 1 इनटू y, है ना। ये आ गया होगा समझ में क्या किया, fx रेज़ टू gx टाइप करें तो fx माइनस 1 इनटू gx, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे कर देते हैं e रेज़ टू 1 प्लस dx अपॉन y माइनस 1 इनटू y अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, इधर 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, और फिर ये y भी कैंसिल हो जाता है, इधर y कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा बचता है लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो ये 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्म हो गया, तो ये है e रेज़ टू ax माइनस e रेज़ टू bx अपॉन x, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है तुम्हें मालूम ऑलरेडी, या तो तुम दोनों माइनस कर लो अलग से, या फिर e रेज़ टू bx कॉमन ले लो, तो अच्छा लगे कर सकते हो। तो इसको ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू ax माइनस 1 माइनस e रेज़ टू bx माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो इसका लिमिट a हो जाएगा और इसका लिमिट b, i प्लस टाइप का होगा, है ना, जस्ट इंटीजर के राइट साइड का होगा। तो इसका अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा इसका, चलिए तो इस चीज को x माइनस बॉक्स ऑफ x यानी कि क्या हो जाएगा, तो अगर x i प्लस टाइप करें i प्लस तो i प्लस में से i माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू किसका अप्रोच करेगी 0 का अप्रोच करेगी, ठीक है। तो जो इस नंबर का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 का अप्रोच करेगा, तो cos 0 किसका अप्रोच करेगा फिर 1 का अप्रोच करेगा, ठीक है। तो जो बेस है अपना वो 1 का अप्रोच कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी बेस 1 को अप्रोच कर रहा है और उसके बाद इसकी लिमिट आनी है, ना। अब इसका ध्यान से समझना, तो अगर जैसे ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी कि अगर x i प्लस टाइप का है तो फ्रैक्शन पार्ट राइट हैंड साइड में किसी भी इंटीजर के 0 0 का अप्रोच कर रहा है, इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। जैसे 0 1 2 इस टाइप की चीजें, जैसे 1 की जस्ट राइट में, है ना, 1 की जस्ट राइट में देखोगे तो 0 का अप्रोच करेगा, 2 की जस्ट राइट में देखोगे तो 0 का अप्रोच करेगा, 3 की जस्ट राइट में देखोगे तो 0 का अप्रोच करेगा, तो इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज क्लियर है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, तो जो बेस है वो किसका अप्रोच कर रहा है 1, ठीक है। तो 1 ऐसी कौन सी लिमिट है जिसमें अगर बेस 1 को अप्रोच करे, ठीक है, और उसके बाद e की पावर में आए क्वेश्चन, है ना, आंसर e की पावर में आना चाहिए, राइट। तो ऐसा कब होगा जब ये 1 रेज़ टू कैसी फॉर्म हो इंफिनिटी फॉर्म, तभी हो सकता है ऐसा, है ना। ये जो बेस है अपना किसको अप्रोच कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है, अपने पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उनमें से एक ही ऐसा फॉर्म है जिसमें बेस 1 को अप्रोच करता है, ठीक है। तो वह 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्म, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो ऊपर वाली पावर है वो
1 प्लस पे किसको अप्रोच करनी चाहिए, इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। तो ये चीज इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगी, जब ये जो डिनोमिनेटर है, जैसे डिग्री 4 इक्वेशन डिनोमिनेटर है वो किसको अप्रोच करे, 0 को अप्रोच करे। और ये 0 कब अप्रोच करेगा, जब x = 1 इसका रूट हो। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज आ गई अपने पास कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है, फिर से रिपीट कर रहा हूं सब कुछ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है और fx और इसकी वैल्यू कितनी है, e−l, ठीक है। तो मैंने ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 1 के राइट साइड में, किसी भी इंटीजर के राइट साइड में फ्रैक्शन पार्ट 0 का अप्रोच कर रहा है। तो cos 0 जो होगा, cos 0 किसका अप्रोच करेगा, 1 का अप्रोच करेगा, ठीक है। जो बेस है वो 1 का अप्रोच कर रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि बेस अगर 1 को अप्रोच करे और लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म हमें सॉल्व करना हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल वाला टर्म नहीं है, तो सिंपल 1 है, राइट। तो उसके बाद भी अगर e−l इस टाइप का आंसर अगर आ रहा है, तो ऐसा कब होगा, जब कौन सा फॉर्म हो, 1/∞ फॉर्म, ठीक है। तो ये जो फॉर्म बनना चाहिए यहाँ पे, ये 1/∞ फॉर्म बनना चाहिए। अब 1/∞ फॉर्म कब बनेगा, जब ये जो पावर है cos ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x की जो पावर है वो किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को अप्रोच करे। और इन्फिनिटी को कब अप्रोच करेगी, जब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला जो डिग्री 4 एक्सप्रेशन है वो x = 1 पे 0 का अप्रोच करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री 4 इक्वेशन है उसका एक रूट x = 1। क्लियर। तो अभी ऐसा हम इन दोनों के लिए भी बोल सकते हैं कि x = 2 जो है वो इसका एक रूट है और x = 3 है वो भी इसका एक रूट है, ठीक है। तो एक तो कंसेप्ट आ गया अपने पास कि x = 1 2 3 are roots of this, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, इसको समझ लेते हैं। और इसका एक रूट तो 0 है, राइट। यहाँ से अगर x कॉमन लेते हो तो क्या आता है, x³ + ax² + bx + c, है ना। x अगर कॉमन लेते क्या आता है, x³ + ax² + bx + c। तो समझो अभी क्या करना है। फाइन। तो मेरे पास ये रिलेशन हो गया कि x⁴ + ax³ + bx² + cx = x × x - 1 x - 2 x - 3। ये तो समझ में आ गया सबको कि हो रहा है ऐसा। अब हमें जैसे जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट e−l आ रही है। तो बेसिकली -l है क्या, है ना। e−l ये था क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 1 + fx था। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये समझो। यहाँ से बोल सकते हैं कि -l = क्या चीज, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, है ना, fx, ये जो बेस है, बेस क्या है, cos ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x। तो cos ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x -1, ठीक है, इनटू जो पावर है, ठीक है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके 3 रूट हमें मालूम है, 1 2 3 आए थे और 4th रूट x कॉमन लेके आ गए। तो नीचे आ जाएगा x² x - 1² x - 2² x - 3²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है ये समझो अभी। अब अगर तुमसे फ्रैक्शन पार्ट x है, इसको कोई डिफाइन करने बोलता है, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे। तो हम लिख सकते हैं कि भाई ऐसे समझ लो, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस cos x - 1 लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि x जो है वो 1 प्लस को अप्रोच कर रहा है ना। जो x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस को। तो जो हम फ्रैक्शन पार्ट x लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x - box x लिखेंगे। तो इसका जो बॉक्स होगा वो 1 होगा। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x - 1 इस वाले केस में -1, ठीक है। और ऐसे ही नीचे क्या आएगा, x² x - 1² x - 2² x - 3²। फाइन। तो अभी ये हमारे पास लिमिट का फॉर्म आ गया, ये वाला फॉर्म, ये समझो ये वाला फॉर्म, है ना, हमने पढ़ रखा है 1 - cos θ अपॉन θ²। यहाँ पे cos θ - 1 अपॉन θ², where θ is approaching towards 0, है ना। x अगर 1 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो x - 1 0 का अप्रोच कर रहा है, तो cos θ - 1 अपॉन θ²।
इसकी लिमिट माइनस हाफ हो जाएगी और बाकी की वैल्यू फाइनाइट है, तो माइनस हाफ इंटू बाकी सब वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पर डालोगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर डालोगे तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर डालोगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना हो गया 1/8। क्लियर है? तो ये आ गया अपना आंसर। तो ये एल 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 आया है। अभी तुम्हें एम और एन फाइंड करना है, तो इसमें कोई डाउट है तो समझो, अगर ये क्लियर है तो बाकी बस फटाफट आ जाएंगे। तो इसका समझ के स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि मैं इसको मिटा दूं। तो सेकंड चीज क्या लिखा है e raised to minus n ना, ऐसा लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू e raised to minus n। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो माइनस n होगा वो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस cos of fraction part x minus 1 upon x square x minus 1 square x minus 2 square x minus 3 square। ठीक है, तो सर m 1/8 है ना, हाँ 1/8। तो फिर से और ये n 1/7। हाँ ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन पार्ट x है उसको हम x minus 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस cos x minus 2 minus 1 x square x minus 1 square x minus 2 square x minus 3 square। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी माइनस हाफ हो जाएगी, तो माइनस m इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू 1/4 इंटू 1 इंटू 1, तो m का वैल्यू 1/8। ठीक है, तो सिमिलरली n सॉल्व कर लेना, n 1/72 है ना, वो आ जाएगा इसी तरह सॉल्व करके। और अगली चीज तुम्हें सॉल्व करनी है वो ये सॉल्व करना है इसमें कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx कितना है ना, ये पूछा गया है, तो वो भी हो जाएगा, सिंपल है। उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ इंटू 1 4 9, तो सॉल्व कर लेना। देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना है इंटीग्रेशन है लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो समझो इसमें करना क्या है। तो एक बहुत सी जगह तुम्हें इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं राइट, इस टाइप से कि ऐसा कुछ f r by n गिवन होता है इनटू 1 by n होता है। ठीक है, बहुत से लोग बता भी होगा करना क्या है इसके बाद। और ऐसे r की कुछ वैल्यूज गिवन होती है, लाइक r की वैल्यू a n से r का वैल्यू b n तक गिवन रहता है और लिमिट n टू इंफिनिटी रहती है, और सब कुछ इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि इस कंडीशन क्या होगा अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं समझते हैं इसको, एक ग्राफ बनाते हैं सपोज fx का। ठीक है, तो हमने क्या किया है कोई भी दो पॉइंट के बीच में ग्राफ लिखा है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इनके बीच में अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई एरिया अंडर कर्व क्या होगा, लाइक 0 से लेके 1 तक एरिया जो वो क्या होगा, ठीक है ये fx है, तो आंसर बहुत सिंपल है कि अगर मुझे शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए पूरा एरिया अगर चाहिए, ठीक है, तो ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं इसको a से लिखूं तो ये भी सबको मालूम है, ये हो जाएगा 0 to 1 fx dx। क्लियर, ये सबको मालूम है। ठीक है, बट अगर
मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, राइट, मुझे इंटीग्रेशन समझा ही नहीं आता, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ, जितना पॉसिबल है बनाना, राइट। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 into 0 विड्थ के रेक्टेंगल अभी बना दूंगा, है ना, इतना डिसीजन नहीं है मेरे पास। बट अगर सपोज मैं कुछ विड्थ के रेक्टेंगल बना के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, तो इस तरह बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकता हूँ, है ना। और ये जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे, इन सबका जो एरिया होगा वो इस एरिया से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप्स है ना, जो ब्लैक वाला कर्व है और जो ब्लू वाले रेक्टेंगल्स है उनके बीच में यहाँ पे गैप्स है ना। तो जब लाइक अगर अगर ये ऐसा होता, सपोज ऐसा कुछ होता, और अगर मैं सिर्फ इसको दो रेक्टेंगल में ब्रेक करता, तो गैप बहुत ज्यादा होता, है ना, ये गैप बहुत ज्यादा होता। तो इस गैप को कम करने के लिए हमने क्या किए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दिए, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, आया समझ में इस टाइप से। तो अभी एरर थोड़ा कम हो गया कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमने और नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा दिए, तो जो ये ट्रायंगुलर गैप है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो जितना मेरे नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ जाएंगे, ठीक है, उतना ही जो मार्जिन होगा एक्चुअल एरिया में और ये जो ब्लू वाले रेक्टेंगल्स के एरिया का जो एडिशन है उसमें, वो कम होते जाएगा। तो हमें वही करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे n टेन इंटू इन्फिनिटी कर दे रहे हैं। तो मैं समझो इस चीज क्या करता हूँ कि मैंने 0 से लेके 1 तक जितना भी मेरा लेंथ सेगमेंट है, इसको मैंने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 वाली लाइन है ना, यहाँ तक ये वाला पॉइंट है 1, ये वाला पॉइंट है 0। तो मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहले पार्ट को लिखता हूँ 1/n, है ना। तो ये जो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 लेंथ को, तो हर एक जो पार्टीशन होगा या हर एक जो सेगमेंट होगा, जो सारे इक्वल लेंथ के सेगमेंट है, उसकी लेंथ कितनी होगी, 1/n होगी। तो फर्स्ट ये जो पॉइंट आएगा 0 पे जस्ट राइट वाला, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1/n। इसी तरह इस वाले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 2/n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ये अगला पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3/n। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4/n, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको बस x एक्सिस पे हर एक जो ब्लू वाला रेक्टेंगल है उसकी जहाँ से हम हाइट स्टार्ट करने वाले हैं उन सारे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को लिख दिया, लाइक 0 1/n 2/n 3/n 4/n। ऐसे ही जो x इक्वल टू 1 है उसको मैं लिख सकता हूँ n/n, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं n-1/n, ठीक है। तो ये सब तो क्लियर होगा। अब अगर तुमसे कोई पूछता है जैसे कि भाई अगर तुम्हें कोई ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ के नीचे मैंने x एक्सिस पे कोई पॉइंट मार्क कर दिया, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुम यही करोगे ना। जैसे अगर मुझे 3/n के करस्पॉन्डिंग y देखना है, ये वाला पॉइंट देखना है, तो ये हाइट कितनी जाएगी, f ऑफ 3/n, है ना। जैसे अगर अगर मान लो ये होता, सपोज y इक्वल टू x स्क्वायर होता, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता, मैं पूछता कि भाई 3/8 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो तुम क्या बोलते, ग्राफ के करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखते, तो ये जो हाइट होगी वही वैल्यू होगी ना, तो ये हाइट कितनी होती, 9/64 होती। तो हमने किया क्या, इसमें जो भी x का कोऑर्डिनेट है वो पुट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें हर एक रेक्टेंगल की हाइट चाहिए, ठीक है, हर एक रेक्टेंगल की अगर हाइट चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए जो भी x है उसको बस मैप करके देखते हैं कि x अगर 0 डाल रहे हैं तो हाइट कितनी आ रही है, x अगर 1/n डाल रहे हैं तो हाइट कितनी आ रही है, ठीक है। तो जो अगर मैं सब सारे रेक्टेंगल्स की अगर हाइट लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसकी हाइट कितनी है, f ऑफ 0 है, ठीक है। ये वाला जो रेक्टेंगल है सेकंड वाला, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब के भी नाम दे सकते हो, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो सपोज मैंने सारे पॉइंट्स के नाम देना स्टार्ट किए, सपोज ये पॉइंट a1 है, ये पॉइंट b1 है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट क्या है, a1 b1। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट a2 है, ये पॉइंट b2 है, ठीक है। तो a2 b2 हाइट कितनी होगी, अगर तुमसे कोई पूछता है कि a2 into b2 कितना होगा, तो तुम बोलोगे f of 1/n, है ना हाइट। अगर किसी ने a1 b1 पूछा तो f of 0, ठीक है। अगर अगर इस पॉइंट को मैं a3 नाम देता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं b3 नाम देता हूँ, ये वाले पॉइंट इसको a3 इसको b3, तो a3 b3 अगर पूछा जाए तो कितना जाएगा, f of 2/n, ठीक है। तो इस तरह चलते जाएगा ये f of 1/n, f of 0, f of 1/n, f of 2/n, ठीक है। अब ये जो कहाँ तक जाना है तुमको, जैसे सपोज ये वाले पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो ये वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं an और ये वाला पॉइंट हो जाएगा bn, और ये लास्ट पॉइंट है उसको नाम देते हैं an+1 और ये हो जाएगा bn+1,
ठीक है, अभी समझना। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि लास्ट में अगर ए एंड बी एन की बात करें, ए एंड बी एन इस हाइट की बात करते हैं, तो ए एंड बी एन की हाइट कितनी आ जाएगी? तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? n माइनस 1/n तो जाएगा f ऑफ n माइनस 1/n। क्लियर? ऐसे ही अगर एक लास्ट और लिख लेते हैं कि अगर a n plus 1 b n plus 1 ये वाली हाइट की अगर बात की जाए तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? f ऑफ 1 हो जाएगी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो f ऑफ n by n। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, आई होप, तो मैंने जो डिफाइन किया उसमें। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं सारे ब्लू रेक्टेंगल्स का एरिया देखूं, है ना, जो नीचे वाला एरिया है, तो एरिया ऑफ ऑल ब्लू रेक्टेंगल कितना है समझो। इन सारे ब्लू रेक्टेंगल्स का जो एरिया है उसको हम लिख सकते हैं भाई कितना है कि सिग्मा, ऐसा लिखते हैं ए के बी के, ठीक है, और इनटू विड्थ। हर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कितनी 1/n है, और के की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से लेके n तक, है ना। तो जैसे फर्स्ट रेक्टेंगल जो है उसकी हाइट है a1 b1, तो मैंने के को 1 डाला, तो a1 b1, और विड्थ विड्थ कितनी है 1/n, क्योंकि मैंने n पार्टीशंस किए थे। फिर ऐसे जो सेकंड रेक्टेंगल है उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है a2 b2, है ना, और उसकी विड्थ कितनी है? ये विड्थ यहां से लेके यहां तक कितना, यहां से लेके यहां तक, ये चीज ये 1/n। ऐसे थर्ड वाला रेक्टेंगल होगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? a3 b3, और उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 1/n। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ऑल ब्लू रेक्टेंगल्स आ गया तुम्हारे पास, जिसमें के हमने 1 से स्टार्ट किया है और कहां तक लेके जाना है? n तक लेके जाना है। ठीक है, जैसे ये किया वैसे ही हम इसको ऊपर की साइड से भी अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने एक और टाइप के रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट किए, इस टाइप के रेक्टेंगल, है ना, इस टाइप के, ये समझना भी ऐसे वाले, यहाँ से स्टार्ट किया और जस्ट ऊपर लिया इसके, तो यहाँ से स्टार्ट किया और जस्ट ऊपर लिया, यहाँ से स्टार्ट किया जस्ट ऊपर लिया, नीचे तक जा रहा है पूरा। तो ये वाले जो रेक्टेंगल्स है, जो मुझे रेड वाले रेक्टेंगल दिख रहे हैं, उनका जो एरिया होगा वो डेफिनेटली नीचे वाले एरिया से ज्यादा होगा, है ना, दिख रहा है। और ये जो ग्राफ पे एरिया आने वाला है उससे भी ज्यादा है, कि हर एक में थोड़ा ट्रायंगुलर पार्ट ज्यादा है ग्राफ से। ठीक है, तो ये भी तो समझ में आ गया। तो अगर तुमसे पूछता हूँ कि एरिया ऑफ ऑल ब्लू रेक्टेंगल, रेड रेक्टेंगल कितना है, तो रेड रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, तो स्टार्टिंग हाइट है इसकी, फर्स्ट जो रेक्टेंगल है इसकी जो हाइट है वो a1 b1 नहीं है ना, a1 b1 नहीं है, a1 b1 यहाँ तक ही था। इसकी हाइट कितनी है? a2 b2 है, ठीक है ना, ये पॉइंट b2 है, a2 b2। अगले रेक्टेंगल की हाइट कितनी है? a3 b3। तो इसको भी हम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ऑल रेड रेक्टेंगल्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा के 2 to n plus 1 a के b के into 1/n। ठीक है, अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं है। और जो a के b के है वो भी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या है? a के b के क्या है? f of k by n, है ना। अगर तुमसे कोई पूछता है कि a के b के है क्या भाई, तो a के b का मतलब ये है f of k by n। तो अभी क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। ठीक है, मैंने अब तक क्या क्या किया है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। मैंने 0 से 1 एक ग्राफ लिया है, और उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, और वो एरिया की वैल्यू होगी 0 से 1 x dx। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सिंस मैंने अज्यूम किया कि मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो मुझे क्या आता है, मान लो मुझे एक रेक्टेंगल का एटलीस्ट आता है। तो हमने क्या किया, हमने इतने लेंथ के अंदर शुरुआत में मैंने 2 रेक्टेंगल बनाए, फिर 5 रेक्टेंगल बनाए। तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे जितना इस वाले एरिया के क्लोज अगर पहुंचना है तो मुझे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वो बढ़ाने होंगे। क्यों बढ़ाने होंगे? क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाऊंगा तो ये जो ट्रायंगुलर गैप है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने n रेक्टेंगल्स ले लिए। ठीक है, और फिर हमने हर एक रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करते गए, और हर एक रेक्टेंगल की जो हाइट है वो हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x कोऑर्डिनेट आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग इनकी हाइट देखी, इनटू विड्थ से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करके सारे ब्लू रेक्टेंगल्स के एरिया का सम आ गया, और ऐसे करके ऊपर वाले सारे रेड रेक्टेंगल्स के एरिया का सम आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। सर वहाँ रेड रेक्टेंगल में k2 और n+1 के लिए अब यही तो समझा रहा हूँ। रेड रेक्टेंगल जो है भाई, रेड रेक्टेंगल की हाइट क्या है? b1 पॉइंट ये है ना, ये वाला पॉइंट b1 है, और
और जो फर्स्ट रेक्टेंगल उसके B1 से भी ऊपर जा रही है, तो किस कहां तक जा रही है? B2 के लेवल तक जा रही है ना। तो फर्स्ट हाइट क्या है इसकी? ये वाली हाइट है ना, हाँ ओके समझा। A2 B2, और यहाँ पे लास्ट कितना है? an+1 bn+1 है। तो जो रेड रेक्टेंगल्स है उनकी इनिशियल हाइट A2 B2 से स्टार्ट होती है और लास्ट हाइट कितनी है? an+1 bn+1। और जो ब्लू वाले रेक्टेंगल है उनकी इनिशियल हाइट A1 B1 है, लास्ट हाइट कितनी है? an bn। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो देख लो, इसको हटा रहा हूँ। सर हाँ सर रेड ट्रायंगल्स और ब्लू ट्रायंगल्स के एरिया सेम है नहीं, सर? क्यों ऊपर मतलब रेड वाले ट्रायंगल जो लाइन के ऊपर है उसका एरिया क्यों ज्यादा है सर? कौन से रेक्टेंगल की बात कर रहे हो ना? ट्रायंगल ट्राइंगल, हाँ। ट्राइंगल इसलिए क्योंकि ये डायगोनल ही है ना इसका, इक्वल जरूरी है ना कि ये तो ग्राफ तो कर्व्ड होगा ना हमेशा, तो हम अच्छा बता हाँ। नहीं सकते कि कब ज्यादा है कब कम है। इस वाले पार्ट में देखोगे तो नीचे एरिया कम हो जाएगा, इस वाले पार्ट में देखोगे तो नीचे एरिया ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा कुछ ग्राफ हुआ, ऐसा बना हुआ है तो नीचे एरिया ज्यादा है, अगर ऐसा ग्राफ हुआ फिर अगर ऐसा ऐसा पार्ट बनेगा तो ऊपर एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बताता हूँ मैं। ये भी एक बार और पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में, आज से 4-5 महीने बाद हटा रहा हूँ इसको। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एरिया ए था, है ना, ए कौन सा एरिया था? 0 to 1 fx dx। ठीक है, तो वो किससे छोटा है एरिया? वो जो सारे रेड रेक्टेंगल थे उनके एरिया से कम है। तो ये क्या है? ये 2 to n+1 of k by n to 1 by n, और किससे ज्यादा है ये? of k by n to 1 by n। तो यहाँ तक तो हमने लिमिट की बात ही नहीं की है, हमने यहाँ तक तो सिर्फ समझा है कि भाई हमने एक कोई 1 लेंथ का एक सेगमेंट था, उसके n पार्ट कर लिए, हर एक पार्ट में रेक्टेंगल ड्रॉ करते गए, कुछ ऊपर वाला रेक्टेंगल बनाए, कुछ नीचे वाला रेक्टेंगल बनाए। तो जो ऊपर रेक्टेंगल आ रहा है उनका एरिया जो होगा वो एक्चुअल एरिया अंडर कर्व से ज्यादा होगा, और जो नीचे वाले एरिया आ रहे हैं उनका जो नीचे वाले एरिया है उन सबका जो एडिशन है वो एक्चुअल एरिया अंडर कर्व से कम होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो हमने वो जो ट्रायंगुलर कैप्स थे उनको कम करना है, राइट? तो अगर मैं n की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ, है ना, तो n की वैल्यू अगर अगर हम n को इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं, ठीक है, तो अब तो समझ में आएगा कि जो ऊपर वाला एरिया होगा वो अपर साइड से एक ही तरफ अप्रोच करेगा, मतलब एक प्लस रह के एक ही साइड आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि 2 to n+1 of k by n to 1 by n। तो अभी ऐसा हो सकता है ना कि दो फंक्शन अनइक्वल हो बट उनका जो लिमिट है वो इक्वल आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये इसी को क्लास में पहले ही बोला था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड समझ। ठीक है, तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जैसे 1 + 2 by n, ठीक है, और मान लो कि 1 + 1 by n²। अभी साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये नंबर है इससे बड़ा है, अगर n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है ये नंबर लेफ्ट वाला इससे बड़ा है। बट अगर मैं इंफिनिटी पे लिमिट देखूं तो दोनों की लिमिट इक्वल आ सकती है ना, है ना, इसकी लिमिट इंफिनिटी पे कितनी आती है? 1 आती है, और इसकी लिमिट इंफिनिटी पे कितनी आती है? 1 आ रही है। तो ये चीज मैं यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तक हमें दिख रहा है ये स्ट्रिक्टली लार्जर है इस वाले पार्ट से, और ये जो है स्ट्रिक्टली लार्जर है इस पार्ट से। बट मुझे ग्राफ से फील आ रहा है कि अगर मैं इनको इंफिनिटी अप्रोच करवाऊंगा तो चांस है कि इन दोनों की लिमिट क्या हो जाए? सेम वैल्यू को अप्रोच करना। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आती है तो ग्राफ से हमें दिख रहा है कि आने वाली है, तो उस कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो भी एक अप्रोच करेगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो भी एक अप्रोच करेगी। तो इससे अपने पास क्या चेंज आने वाला है वो समझते हैं। तो हम जब एरिया अंडर कर्व फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक छोटा सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं, राइट? कोई भी ग्राफ के अंदर अगर एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? x अगर 0 to 1 है, ठीक है, और अगर मान लो कि मैंने x इक्वल टू t डिस्टेंस पे, ये x इक्वल टू t डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लिया, ठीक है, और जिसका विड्थ कितना है? dt है। तो इसका एरिया कैसे लिखते हो तुम? तो ऐसे लिखते हो ना, t into
लाइक ये विड्थ dt है और ये हाइट कितनी रहेगी f of t, ठीक है। तो तुम क्या लिखते हो वहाँ पे f of t into dt, फाइन। तो ये क्या होगा, इस वाले जो हमने एक शेडेड रेक्टेंगल बनाया उसका एरिया हुआ। तो तुम इसको क्या करते हो कि भाई अगर मुझे सारा एरिया फाइंड करना है तो मैं 0 से 1 इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो वो इंटीग्रेशन का कांसेप्ट आया कहाँ से है वो भी समझ लो। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है अपना कंटीन्यूअस एडिशन, मतलब मैं कोई बीच में गैप ही नहीं छोड़ रहा, मतलब मैं ऐसे एकदम स्लाइड करके लेके जा रहा हूँ और जो मेरा विड्थ है वो बहुत 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 छोटा है, मतलब टेंडिंग टू 0 है। और ये वाली जो चीज हमने की थी जो रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड किया था, तो यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस किया है कि हमने एक रेक्टेंगल्स लिए बहुत सारे, बट जो मैं रेक्टेंगल्स ले रहा था वो सारे काउंटेबल थे, राइट। लाइक पहले 1/n पे लिया, फिर 2/n पे लिया, फिर 3/n पे लिया। तो ये वाली चीज इस वाली चीज में कब कन्वर्ट हो सकती है, जब 1/n मेरा किसको अप्रोच करे, 0 का अप्रोच करे। तो ये दोनों चीजें सेम हो सकती है, समझ में आ गया। तो ये वाला जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है, डिस्क्रीट एडिशन है, जैसा सीक्वेंस सीरीज में होता था कि 2 डालो 3 डालो 4 डालो फाइंड करो। और ये जो है एरिएंडर का जो है वो कैसा एडिशन है, कंटीन्यूअस एडिशन है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डिस्क्रीट एडिशन। ये डिस्क्रीट सम है ना, एक ही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। और ये वाला सम कैसा है, कंटीन्यूअस सम है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है कि डिस्क्रीट सम कंटीन्यूअस सम में कब कन्वर्ट होगा, जब मेरा n किसको अप्रोच करे, इंफिनिटी को अप्रोच करे। तो n जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा उससे हो क्या है कि जो मेरा 1/n है, जो मेरा विड्थ है रेक्टेंगल का, वो 0 को अप्रोच कर जा रहा है। तो अगर 1/n अगर 0 को अप्रोच कर गया तो मुझे बहुत सारे इनफाइनाइट लेने पड़ जाएंगे ना यहाँ पर रेक्टेंगल्स इस एरिया को कवर करने के लिए। तो जब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स लेने पड़ेंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया तुम्हारे पास कि जब भी n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, है ना, तो हमेशा तुम्हें क्या करना है, जो 1/n ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, dx के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो k/n ऐसे था ना 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करते जा रहे थे, यहाँ से डिस्टेंस थी जो x कोऑर्डिनेट दे रहा था, यहाँ पे वो x कोऑर्डिनेट कितना है, t है, समझ गया। तो तुम्हें क्या स्टेप फॉलो करना है, इतना तुम्हें समझाया गया, वो इसलिए समझाया गया कि अगर तुम्हें किसी को समझाना हो तो तुम्हें करना क्या है वो समझ लो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये अपना डिस्क्रीट सम है, ये डिस्क्रीट सम जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, कंटीन्यूअस सम में। पहली चीज जो मेरे पास r/n है या जो भी k/n है वो किसमें चेंज हो रहा है, वो x में चेंज हो रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जो मेरा 1/n है वो किसमें चेंज हो रहा है, dx में चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, है ना। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो x का लोअर वैल्यू है, x का लोअर वैल्यू क्या हो जाएगा, r का लोअर वैल्यू अपॉन n और n टेंड टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे r का लोअर वैल्यू कितना है, an है, तो an/n इक्वल्स टू a। अगर मुझसे कोई पूछता है कि x का अपर वैल्यू क्या है, तो मैं लिखूंगा n टेंड टू इंफिनिटी r अपर वैल्यू अपॉन n, हो जाएगा bn अपॉन n और ये हो जाएगा, ठीक है। तो खत्म हो गया। तो मेरा x जो मेरे इंटीग्रेशन में लिमिट आने वाले x के वो मुझे पता चल गया, और r/n की जगह मुझे x पुट कर देना है, 1/n की जगह dx पुट कर देना है। तो इस चीज को जो तुम्हें जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये है कि दिस इज इक्वल टू a to b fx dx, ठीक है। तो अभी ऐसा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि भाई 1/n आ गया तो क्या करना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से हो रहा हो, इसमें फिट ना बैठ रहा हो, तो तुम्हें पूरे क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले कि r/n के फॉर्म में आना चाहिए कुछ पार्ट और इसको हम x में पुट कर सकते हैं, और एक 1/n हमेशा बचना चाहिए। तो ये है जो तुम्हें फॉलो करना है, इन शॉर्ट ये यूज करना है। वो सब जो एक्सप्लेन किया, अगर तुम्हें किसी और को एक्सप्लेन करना हो तो बेटर है। तो इसमें डाउट है तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसका। तो एक क्वेश्चन करते हैं, सब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर सैंडविच समझते हैं और रियलाइज करेंगे क्या हुआ। तो सपोज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये गिवन है 1/√n and 1 plus 1/2, ठीक है। बोला जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अभी हम ये तो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते कि हर एक को मैं ऐसे अंदर रूट में मल्टीप्लाई करूं और फिर हर एक के अलग अलग लिमिट लगाऊं, वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे 1/√n आएगा, समझो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैं रूट n को अंदर लेके जाता हूं क्या बनेगा, 1/√n 1/2n 1/3n 1/4
चलते रहेगा टिल 1/√n²। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर n इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है तो हर एक जो पार्ट होगा, हर एक पार्ट 0 का अप्रोच करेगा। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो छोटे-छोटे पार्ट्स की वैल्यू ऐड होके कुछ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आना है, ठीक है। तो हम ऐसा अगर करें कि हर एक को जीरो डालना है तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये ऐसा मत करना कभी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या ध्यान देना है कि या तो उसका पहले एडिशन फाइंड करें, उसके बाद लिमिट लगाएं, है ना। तो एडिशन फाइंड करने का मतलब है कि अगर सीक्वेंस सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन तो सिग्मा के फॉर्म में होता है अपने पास, और अगर वो नहीं है तो हो सकता है कि ये अभी जो हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया उससे सॉल्व हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि सैंडविच थ्योरम से सॉल्व हो जाए, है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तो मैं तीनों पॉसिबिलिटीज लेके चल रही हूँ। पहली कौन सी, ये हो सकता है कि यहाँ पे जो चीज आई है उसका तुम्हें फॉर्मूला मालूम हो एडिशन का, तो उस फॉर्मूला यूज कर लेना और फिर लिमिट लगा देना। या फिर अभी जो हमने किया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, वो यूज कर लेना। या फिर सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम तो मैंने स्टेटमेंट दिया नहीं, बट अगर तुम लोगों ने थोड़ा पढ़ा है तो समझेगा। तो मैं पहले इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, इस चीज से जो भी हमने सीखा उससे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं ये चीज क्या लिखी गई है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/√n सिग्मा एंड दिस इज 1/√k, ठीक है। और k का जो वैल्यू है वो है 1 से लेके n तक, ठीक है। अभी बड़ा आसान सी चीज है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक तो 1/n चाहिए था, है ना। और यहाँ पे कितना है 1/√n है, तो वहीं से इंटर लो कि जो चाहिए उसको पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको मुझे 1/n में कन्वर्ट करना है तो मुझे √n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और √n से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा, ये जो है 1/√n वो k पे डिपेंड नहीं कर रहा, k वेरी कर रहा है, 1/√n तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको सिग्मा के अंदर मूव कर सकता हूं। तो मैंने अंदर मूव कर दिया इसको, 1/√n into 1/√k, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम ये वाला चीज कर सकते हैं, लाइक √n से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे √n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n और यहाँ पे कितना आया √k/n, ठीक है। अभी बहुत बोरिंग लग रहा होगा तुम लोगों को, आता है बट एक समझ लो थोड़ी देर। तो ये 1/n है और ये 1/√k/n। अब क्या है, ये जो पूरा फंक्शन है मेरा वो k/n का है। जैसे मैंने r/n डिफाइन किया था वैसे ये पूरा फंक्शन किसका है, k/n का है। तो मैं इसको मैं क्या करने वाला हूँ, अभी सब कुछ फॉर्म में ना, ये f of k/n है, ये 1/n है, ये सिग्मा लिमिट इंफिनिटी का अप्रोच कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है, dx into 1/√x। समझ में आया, k/n की जगह हमने x पुट कर दिया, 1/n की जगह dx पुट कर दिया। अच्छा, अब k/n की जो लोएस्ट वैल्यू है वो पुट करनी है मुझे। तो k/n कितना होगा, लोएस्ट 1/n होगा, और n अगर इंफिनिटी का अप्रोच करेगा तो 1/n की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही x को हमने k/n से रिप्लेस किया, तो k/n की जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वही x की हाईएस्ट वैल्यू आएगी। तो k/n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, वो डिपेंडेंट है ऑलरेडी n से, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1। तो अब मुझे इतना सॉल्व करना है सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2√x। तो आसान सी चीज है, और इसका लिमिट लगा देंगे 0 to 1, ठीक है। अब इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो चेक कर लो, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करके दिखाने वाला हूँ। इसको पहले चेक कर लो, इसमें डाउट है तो पूछ लो, इसको हटा दो। सर अब अपर लिमिट क्या चली बात? अपर लिमिट ये k/n ने डाला है, जैसे है ना, x को हमने k/n पुट किया ना, तो x का अपर क्या आएगा, k का अपर वैल्यू अपन है, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो k का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, n है, तो n/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो ऑलरेडी बन गया। हाँ सर समझा। इसमें डाउट नहीं होगा, ऐसे से इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब समझो एक और तरीका सॉल्व करने का, उसको नाम बाद में देंगे।
तो तुम्हें एक चीज बहुत आसानी से पता है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक रूट के, सपोज रूट के से क्या फर्क पड़ता है, रूट के, तो मैंने अगर एक 2 रूट के ट्राई कर लिया, एक नंबर लिखा मैंने 1/2 रूट के, सिर्फ इतना लिखा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि जो 1/2 रूट के है वो इस नंबर से हमेशा छोटा होगा, रूट के प्लस रूट के माइनस 1, है ना? इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कौन से है? यहाँ पे डिनोमिनेटर है रूट के एंड रूट के, यहाँ पे डिनोमिनेटर है रूट के प्लस रूट के माइनस 1, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसके नंबर बड़ा होगा, ठीक है? और ऐसे मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/रूट के प्लस रूट के प्लस 1, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नंबर छोटा होगा, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, इसको रैशनलाइज करके क्या बोल सकता हूँ, रूट के माइनस 1 अपॉन 1, और ये जाएगा 1/2 रूट के, है ना? 1 के साइन से समझ गया होगा अभी, लिखने की जरूरत है क्या? के माइनस 1, और ऐसे यहाँ भी रैशनलाइज करते हैं, तो रूट के माइनस के प्लस 1 अपॉन के माइनस के प्लस 1, सब रैशनलाइजेशन हो गया। तो अभी हम यहाँ से क्या मिल रहा है कि 1/रूट के जो चीज है लेस देन रूट के माइनस 1 into 2, राइट? और इधर जो है, इधर भी क्या जाएगा, रूट के प्लस 1 माइनस रूट के into 2, तो कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं इन सब नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करूँ 1 से लेके n तक, ठीक है? अगर इन सब नंबर्स को लिखना स्टार्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे क्या होगा, टेलीस्कोपिंग सीरीज आ जाएगी, है ना? ये आ जाएगा रूट के माइनस 1 into 2, 2 को सिग्मा से बाहर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, k1 2 है। और इधर अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसे यहाँ पे हो गया k1 2 into 2, ठीक है? तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, इसको अगर ऐड करते हो, जैसे 1 डालोगे पहले तो आएगा 1 - 0, 2 डालोगे तो आएगा √2 - √1, 3 डालोगे तो √3 - √2, 4 पे √4 - √3, चलते जाएगा टिल √n - √n - 1। तो उन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम √n - 0, ये हो गया, ठीक है? समझ क्या होगा क्या होने वाला है। और इधर तो ये ऐसे k1 2 n 1/√k, और ऐसे जब यहाँ ऐड करोगे, लाइक 1 पुट करोगे तो √2 - √1, 2 पुट किया तो √3 - √2, 3 पुट किया तो √4 - √3, तो बहुत सारे टर्म करते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम्स √n + 1 माइनस √n 1, ठीक है? तो हमने एक चीज पता कर ली कि भाई इसका जो एडिशन है वो इन दो नंबर्स के बीच में लाइक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जैक्टली फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अभी दोनों साइड 1/√n से डिवाइड कर देता हूँ, अभी तक लिमिट नहीं लगाया, इसको हम सिर्फ सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अगर हमने 1/√n से √n से डिवाइड कर दिया तो √n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? तो समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है 2 से छोटी है, स्लाइटली छोटी है, इधर 2 अगर हम डिवाइड करते हैं n से तो ये कितना हो जाएगा, √1 + 1/n - 1 अपॉन √n, ठीक है भाई? तो इसको गड़बड़ है, नहीं सब सही, ठीक है, हो गया। तो ये अभी यहाँ तक जो भी किया उसमें तो कोई डाउट है नहीं, अभी तो ना तो हमने लिमिट यूज किया है, ना हमने कुछ इंटीग्रेशन यूज किया है, बट एक थ्योरम हमने यूज कर लिया है ना? तो ये जो चीज है वो सैंडविच थ्योरम है। हमने क्या किया थोड़ा समझो, हमने क्या किया है, हमने एक जस्ट बड़ा फंक्शन लिया है ना, और एक जस्ट छोटा फंक्शन लिया है, राइट? जस्ट बड़ा और जस्ट छोटा फंक्शन लिया है, तो अगर इन सब का मैं ऐड करता हूँ और इन सब का मैं ऐड करता हूँ तो डेफिनेटली जो इसकी वैल्यू है वो इसके एडिशन और इसके एडिशन के बीच में लाई करेगी, ठीक है? तो अगर समझने वाली बात है, स्टेटमेंट ऐसे दिया गया सैंडविच का कि अगर इन दोनों साइड की लिमिट इक्वल आती है इनफिनिटी पे तो हम बोलते हैं कि बीच वाले की लिमिट वो वही है जो दोनों की लिमिट है। बट अगर इन दोनों की लिमिट अनइक्वल आती है तब भी तुम्हारे पास एक चीज आती है, अगर मान लो कि इसकी लिमिट सॉल्व करके सपोज 1.5 आती है, सपोज आती है, इसकी लिमिट 2 आती है, तो हमारे पास एक गैस होता है ना कि इसकी जो लिमिट आने वाली है वो 1.5 और 2 के बीच में आने वाली है,
तो उसमें भी कोई ऐसा हार्मफुल चीज नहीं है, हमें एटलीस्ट आइडिया लग रहा है कि इसका जो एडिशन है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। हाँ, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे इक्वल आ जाती है तब हम बोल देते हैं कि बीच वाले की वैल्यू भी वही आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ओरिजिनली हम लेके चल रहे थे जो बीच वाला फंक्शन है वो इन दो फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी अभी सिर्फ लिमिट लगाना है तो लगा देते हैं, तो समझ में आ गया होगा, है ना? तो अभी मैं आपको लिखता हूँ, तो implies that limit n tending to infinity। अब जैसे मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ तो मुझे इक्वालिटी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है? लेस देन इक्वल टू लिमिट n tending to infinity sigma 1 by root k into 1 by root n is, अब इस पर लिमिट क्या लगाओगे? कांस्टेंट है ना? तो इस चीज की लिमिट आ रही है इनफिनिटी डालने से, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 1 into 2 हो गया, तो 2 is less than equal to लिमिट n tending to infinity k 1 to n sigma 1 by root k 1 by root n less than equal to 2। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा इसमें कि हमने एक बड़ा फंक्शन लिया था, एक छोटा फंक्शन लिया था और उन सबको ऐड करते गए, है ना? तो हमने जो मिडिल वाला टर्म उसको क्रिएट करने की कोशिश की, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो क्रिएट करने की कोशिश की, यहाँ तक पहुंच गया, या फिर यहाँ तक भी समझ लो। तो ये जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है वो इन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने 1 बाय रूट n से डिवाइड किया क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसा चाहिए था, इसी फॉर्म में चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो ये जो वैल्यू है वो 2 एंड इसके बीच में लाई कर रही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आया समझ में। अब अगर मैं n को इनफिनिटी अप्लाई करता हूँ तो इनफिनिटी पे जो इसकी वैल्यू है वो भी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो दोनों के बीच में आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो अगर ये फंक्शन इन दोनों के बीच में था इनिशियली और इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है इनफिनिटी पे, तो बीच वाले की वैल्यू वही आना है। तो ये सेंटेंस कर रहा है, आई होप क्लियर होगा। अभी मैं वैसे ग्राफ बना के एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है और फिर हम इनफिनिटी को देख रहे हैं तो बहुत क्लोज आ गए, तो समझ जाओगे हुआ क्या। ठीक है, तो ये देख लो, इसमें डाउट है तो पूछ लो। ये क्वेश्चन दो तरीके से कर लिया हमने, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन दो तरीके से हो, इंटीग्रेशन और इससे हो, बट ये अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि हमने इंटीग्रेशन से करके देखा थोड़ी देर पहले और अभी इसको हमने सैंडविच से यूज किया। सैंडविच तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो और समझ लो, डाउट पूछ लो इसमें। सर बोलो, रूट n माइनस 0 कैसा है सेकंड लास्ट स्टेप पे? सीक्वेंस सीरीज जो पढ़ा हमने, टेलीस्कोपिक सीरीज थोड़ा देखो, वो हर चीज नहीं लिखने वाले। रूट n सेकंड लास्ट स्टेप में ना? सीक्वेंस की चैप्टर को ऐसा थोड़ी स्लाइड एंड डाल के छोड़ दिया, 1 2 3 एंड सब डाला ना इसके अंदर, सब ऐड किया ना। सर जो 1/2 रूट के लिया आपने, हाँ वो कैसे पता चलेगा फिर? हाँ, ये कैसे पता चलेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये कैसे पता चलेगा। तो ये तो तुम्हें बार बार जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना भाई, फंक्शंस का नेचर समझोगे कि फंक्शन किस तरह बिहेव कर रहे हैं, या सीक्वेंस सीरीज में ऑलरेडी तुमने कुछ सॉल्व किए हैं तो उन सबको ऑब्जर्व करके पता लगने वाला है। पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें हमेशा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि तुमने जो ये चीजें ली है ना, हो सकता है कि इन दोनों की लिमिट बाद में इक्वल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत नहीं किया तुमने। अगर तुम बस तुम इतना इंश्योर करो तुमने छोटा फंक्शन लिया एक बड़ा फंक्शन, और अब ये तो प्रैक्टिस से आने वाला है कि ऐसा क्यों लिया गया, बट अगर तुम somehow एक बड़ा फंक्शन ले लेते हो और एक छोटा फंक्शन ले लेते हो और दोनों की लिमिट लगा के सॉल्व करते हो सपोज, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स आते हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 1.5 आता है, तो एटलीस्ट तुम्हें ये पता रहेगा कि जो बीच वाले की लिमिट है वो 1.5 और 2 के बीच में है। अब तुम्हें और अच्छा डिफाइन करना है तो तुम अगला स्टेप सोचोगे कि इसको मैं और क्लोज ला सकता था क्या, तो ऐसा अगला फंक्शन सोच लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बस वो तो डिसाइड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आने वाला है। ऐसा कुछ कोई ऐसा रूल बुक फिक्स नहीं है कि ये ऐसे ही है। सर मतलब वहाँ पे और कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते थे? हाँ कर सकते हो, बट 1 by root n square 1 by root n square plus 1 1 by root n square plus 2
n स्क्वायर प्लस 2n 2n तक है, ठीक है। तो पूछा था कि इसका लिमिट की वैल्यू क्या आने वाली है। सो अब एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं अभी हमें ट्राई करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट टाइम सॉल्व करें सब कुछ सही आ जाए, हमें दोनों चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले कि मेरे पास इसका एडिशन का फॉर्मूला है क्या, तो नहीं मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि चलो इसका जनरल टर्म डिफाइन करके देखते हैं। तो सपोज मैंने जनरल टर्म डिफाइन करके देखा, तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 1/√n स्क्वायर प्लस r, एंड r का जो वैल्यू है वो 1 से 0 से लेके 2n तक, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो अगर मैं n स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे सपोज n स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो एक 1/n तो बाहर आ जाएगा, राइट, r 0 to 2n 1/n बाहर आ गया, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस r/n और एक 1/n फिर बच गया, ठीक है। तो अभी मेरे पास इंटीग्रेशन जब करता हूँ तो 2 dx तो हो नहीं सकते, dx तो एक ही आता है, जो कि ये वाला 1/n आ जाएगा। तो इस वाले 1/n का क्या करेंगे, है ना, तो ये प्रॉब्लम है ना, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये इसको क्या पुट करें, इसको मैं r/n तो बना नहीं सकता क्योंकि r है नहीं, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, अब मुझे समझ में आ गया कि ये लिमिट ऑफ सम से नहीं होने वाला। लिमिट ऑफ सम मतलब जो जिसमें हम सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, उससे नहीं होने वाला, ठीक है। तो कुछ और सोचते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चलो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है, Sn है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, क्या ट्राई करता हूँ कि मैं लाइक जस्ट Sn से एक बड़ा सम फाइंड करने की कोशिश करता हूँ और एक जस्ट छोटा सम फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे, अरे कितने टर्म्स है टोटल, 2n + 1 टर्म्स है यहाँ पे, n स्क्वायर प्लस 0 से स्टार्ट हो रहा है और n स्क्वायर प्लस 2n तक है। तो इन सारे टर्म्स में जो सबसे बड़ा टर्म है वो ये फर्स्ट टर्म है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो मैं एकदम सिंपली ऐसा समझ सकता हूँ कि जो Sn होगा वो 2n + 1 into 1/√n स्क्वायर से छोटा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा टर्म है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे पास, 2n + 1 है। तो मैं 2n + 1 टर्म्स लिए इनटू सबसे लार्जेस्ट टर्म कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 2n + 1 टर्म्स लिए और सबसे छोटा टर्म लिया, तो सबसे छोटा टर्म वो लास्ट वाला है। तो अगर लास्ट वाले जैसे 2n + 1 टर्म्स होते हैं, उन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो डेफिनेटली Sn से ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी आ गया समझ में। तो चलो इसकी वैल्यू देखते हैं इंफिनिटी पे। अगर इंफिनिटी में वैल्यू ठीक आई तो चांस ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो कुछ और सोचेंगे, बस यही सोचना है। तो अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn की बात करता हूँ, तो रहेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n + 1 अपॉन n से छोटा, ठीक है। इधर सॉल्व करूंगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n + 1 √n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसको अगर लिमिट निकालोगे तो पता है सबको अभी क्या करना होता है, 2 + 1/n है, n आपको चाहिए इंफिनिटी है, यहाँ पे Sn है, n आपको चाहिए इंफिनिटी है, यहाँ पे 2 + 1/n है, यहाँ पे 1 + 1 + 2/n है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है तो कितना आएगा, 2 आ गया, और ये जो आने वाला है ये है और 2 है। तो भाई ठीक है, लकी है, दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है। जैसे ही अगर इक्वल आ रहा है तो बोल देंगे इसकी लिमिट कितनी है, 2 है। तो हमने ट्राई दोनों दोनों तरीके की, ऐसा नहीं है कि मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा कि ये करना है कि करना है, मुझे दोनों अप्लाई करके देखना है। जो आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, जैसे तुमने अभी बहुत दिनों से देख ही रखा है ये वाला क्वेश्चन, बहुत से लोग तुम आंसर देके सॉल्व करके दे देते हैं, तुम सोच रहे हो हुआ क्या है, ठीक है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हो ही गया होगा बहुत से लोगों से, ठीक है। ऐसा आता है और फिर आता है लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जैसे अगर तुमने k अगर 1 2 और 3 तक रहता है तो उसको हम सीधे सॉल्व कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें स्क्वायर्स का, डायरेक्ट नेचुरल नंबर्स के सम का और क्यूब्स के सम का, एडिशन का, है ना, क्यूब्स के सम का फॉर्मूला मालूम। बट अगर ये कभी 4 हो गया पावर तो चलो तब भी हैंडल कर लेंगे, 5 होगा तब भी हैंडल कर लेंगे, 100 100 आ गया तो कैसे हैंडल करेंगे। तो एक ट्रिक है कि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके कर सकते हैं, तो अभी उसका टाइम नहीं है, वो बाद में देख लेंगे बाइनोमियल से कैसे होना है। बट इसका यूज करके जो हमने सीखा है उसका यूज करके कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है r⁴k सिग्मा r⁴k अपॉन n⁴k+1, और जो r की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है समझने के लिए, बट ठीक है, ध्यान दो। तो ये हो गया, ये तो सिग्मा के अंदर ले सकते हो, डिनोमिनेटर में जो है कांस्टेंट है, बाहर अंदर कैसे मूव करनी पड़ता है। तो अभी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ
r1 to n and infinity, ये हो गया r by n raised to k into 1 by n। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो r by n एकदम सही फॉर्मूला है। r by n जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी और कई जगह r by n नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा 1 by n, ये वाला जो 1 by n है वो dx बन जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा x raised to k into dx। ठीक है, ये तो समझ में आ चुका है। अब r by n की इनवर्स वैल्यू 0 है, इधर आएगा r by n की वैल्यू 1 है, तो x raised to k dx कितना जाएगा x raised to k plus 1 upon k plus 1 और इसकी लिमिट 0 to 1 upon k plus 1। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन ट्राई करो, समझो। तो ट्राई करो, बताओ आंसर। सारे तीनों आसान क्वेश्चन है, बस ट्राई करते हैं। सर सेकंड का 2.5 है। 2.5 लॉग के टर्म्स में नहीं आया। सर आंसर ln2 है क्या? इसको थोड़ा समझो। ln4 है ना? x की लोअर लिमिट चेक की नहीं की?
सर फर्स्ट का सेकंड का आंसर एलन 4 होगा. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिग्मा 1/n plus r, एंड जो r की वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है बहुत. तो r 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4n जो है 4n को ऐसा लिख सकते हो ना, n plus 3n. तो r की वैल्यू 3n तक जा रही है, ठीक है. और n टेंड टू, सर एलन 4 है. आप देख लेते हैं जो भी आ रहा है. तो इसमें से क्या करोगे? इसमें से r1 2 3n, ये सब तो ऐसे ही लिखा हुआ है. तो हमने 1/n कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस r/n, ठीक है. तो अभी समझ में आ रहा है कि जो r/n उसको x पुट कर देते हैं और 1/n को dx, ठीक है. तो इसको लिमिट चेंज हो जाएगी, इंटीग्रेशन में चला जाएगा. तो हो जाएगा dx into 1/1 plus x, सारी चीजें आई समझ में. और r की लोएस्ट वैल्यू 1 है, इसलिए x की लोएस्ट वैल्यू 1/n की वजह से आ जाएगी 0 और इसकी अपनी वैल्यू देगी 3. पीसफुल. तो ये कितना आ जाएगा? ln 1 plus x. ये तो समझता है सबको कि ये इसका डिफरेंशिएट करके देख लो वरना ये आता है 1 upon 1 plus x, और इसकी लिमिट जब लगाओगे 1 से 0 से 3, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा भाई? ln 4 आ जाएगा. तो ये आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने इसमें अगर सैंडविच लगाया होता तो उसको क्या मिलता है ना. क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. अगर कोई इसमें सैंडविच यूज करता तो क्या होता उसके साथ, तो वो भी देख लेते हैं. तो अगर मान लो कि किसी ने सोचा कि चलो लगा देते हैं सैंडविच, ठीक है, तो इससे आंसर नहीं आने वाला ऑफ कोर्स, बट आंसर की रेंज आने वाली है, ठीक है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा Sn है और जो Sn है वो किसके बीच में लाई करने वाला है. तो इनमें सबसे जो बड़ा टर्म है वो फर्स्ट टर्म 1/n plus 1. तो मैं 1/n plus 1 लिख देता हूँ यहाँ पे. और ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 1 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं? 3n तक जा रहे हैं, तो 3n कर देते हैं, ठीक है. कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस समझते जाओ. फिर लोएस्ट टर्म कौन सा है? 1/4 है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3n. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3/4 is less than Sn is less than 3 into n upon n plus 1. ऐसा उसको समझ लो फिर एक्स्ट्रा, बस समझा रहा हूँ कि वो क्या है. तो अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो मेरा जो Sn है वो 3 से छोटा होगा और 3/4 से बड़ा होगा. तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बस फर्क कितना है कि भाई सैंडविच से हम लिमिट तभी कमेंट कर सकते हैं दोनों वैल्यू इक्वल हो. इसमें गलत कुछ नहीं है. एक्चुअली जो ln4 है वो 3/4 और 3 के बीच में ही है. बट जो हमने जो फंक्शन लिए थे ये वाले, वो फंक्शन इतने दूर दूर लिए एक्चुअल लिमिट से कि इसका हम अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते. जो एग्जैक्ट वैल्यू ln4 आ रही है उसके हम क्लोज भी नहीं है. बट डेफिनेटली जो ln4 है वो 3/4 और 3 के बीच में है. तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है. तो अगर इक्वल आ जाते हैं तो सैंडविच से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अब अगला करो, थर्ड वन. ln4 का वैल्यू 1.39 के आसपास होता है, तो समझ लेना उसका. थर्ड वाला ट्राई करो.
हो गया। देखो अगला ट्राई करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। आसानी है जनरेटर डिफाइन करना से। तो ये फाइंड करना है और अपॉन 2n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ठीक है। तो सिंपल है, तो n स्क्वायर बाहर निकाल देना से, n स्क्वायर को बाहर निकालोगे r/2n है, तो 1 बाय आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस r/2 स्क्वायर, r बाय 1 माइनस r/2 स्क्वायर। तो अभी क्या करना है इसमें, r की वैल्यू 1 से n माइनस 1, लास्ट टर्म n माइनस 1 तक, तो हो गया ना पीसफुल है। इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे इंटीग्रेशन 0 to 1, क्योंकि अभी भी n माइनस 1 अपॉन n की जो लिमिट आएगी वो 1 ही आने वाली है, और ये जो 1 बाय n है वो dx हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कहीं को याद होगा कि sin इनवर्स x होता है, और जिनको याद नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं ये बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, तो x को sin थीटा पुट कर देते हैं, समझ लेते हैं। तो जब x 0 होगा तो थीटा 0 होगा, और जब x 1 होगा तो थीटा π/2 होगा, है ना, क्योंकि sin इनवर्स की जो रेंज रहती है वो -π/2 से π/2 रहती है, तो हमें उसी के अंदर आंसर देना पड़ेगा थीटा के लिए। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 से π/2। अब अगर x sin थीटा है तो इसका मतलब dx क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा, तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा d थीटा। अच्छा, और ये चीज क्या होगी रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, क्या जाएगा थीटा, और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। हो गया π/2 खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर याद रख लो कि भाई ये sin इनवर्स x होता है ना, थीटा आया था ना आंसर, तो थीटा मतलब sin इनवर्स x। अभी अगला ट्राई करके देखो। फोर्थ वाला करो, सॉरी फोर्थ वाले में एक सेकंड, फोर्थ वाले में थोड़ा एरर है, एक सेकंड, इनटू ये भी है, इनटू n, फोर्थ वाले में देखना इनटू n है बाहर, तो थोड़ा चेंजिंग तो होगा इसमें, ब्रैकेट इनटू n। फोर्थ का 1 है क्या सर? नहीं ये देख लो मैंने चेंज किया कुछ, चेंज करने के बाद देखो नंबर ऑफ टर्म n स्क्वायर नहीं है, n टर्म्स ही है। सर लेकिन रेंज 1 से 1 के बीच में ही आ रहा है, तो आंसर 1 होना चाहिए ना। 1 से 1 के बीच में नहीं आया, देख ध्यान से, एक सेकंड,
1 से 1/2 के बीच में आ रहा है, ध्यान से देखो। सर आंसर ln2 है क्या? नहीं, सर π/4। हाँ π/4 है। हाँ सर π/4 है। तो पहले समझ लो, ये ऊपर वाला हटाया था। क्या लिखा है ये? n है, सिग्मा 1/n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, और r का जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक, ठीक है, और n का इंटू इसमें से वही काम करना है आपको कि n स्क्वायर कॉमन निकालो ताकि r/n क्रिएट हो। तो ये n को अंदर लेके जा सकते हो, और n स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पर रहेगा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, ठीक है, और r की वैल्यू 1 से लेके n। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 1/n है, ये 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर है, इसको हम चेंज करके ऐसा लिखने वाले हैं 0 to 1, 0 to 1 तो समझ में आता है, और ये कितना हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम x को पुट कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ऐसा तुमने किया है, ये सीखा है। तो x को हम tan थीटा पुट कर देते हैं, तो जब x 0 होगा तो थीटा 0 होगा, अगर x 1 होगा तो थीटा π/4 होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी 0 to π/4, जो dx होगा वो रहेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। अगर x tan थीटा है तो dx होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और जो 1 प्लस x स्क्वायर है नीचे वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, थीटा 0 to π/4, तो π/4 आंसर, ठीक है। तो ये समझ लो, डाउट है तो पूछो, थोड़ा टफ करते हैं क्वेश्चन। सर बोलो। जो n आपने मतलब क्वेश्चन चेंज किया, अगर वो n नहीं रहता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होता था, मतलब कुछ अलग होता। तो फिर आंसर 0 आ जाता, सैंडविच से दोनों का आंसर फिर 0 आ जाता, बन नहीं आता ना फिर। तो ऐसा आता ना, अगर ये n नहीं होता यहाँ पे तो सबसे जो लार्जेस्ट टर्म होती वो ये होती, इनटू n करते तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इसका लिमिट लगाते तो 0 होता, और इधर ये होता तो इसमें n इनटू सॉरी n अपॉन 2n स्क्वायर होता, तो इसकी लिमिट भी 0 आती, तो 0 का कुछ करता। हाँ सर। ट्राई करो, एंड इसमें जो चीज में यूज होने वाली है वो लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx इक्वल्स टू xn x माइनस x, तो कभी करना पड़े तो कर लो, ये ट्राई करो।
वाह चलो देखो समझो अभी यहाँ पे लिखा हुआ क्या है जरूरी नहीं है हर कुछ सिग्मा के फॉर्म में मिलेगा है ना इसको समझो क्या लिखा है 1 2 3 4 n n plus 1 n plus 2 3 2n ठीक है ऐसे सबका प्रोडक्ट है और डिवाइड बाय n फैक्टोरियल है into n raised to n है into 1 by n ये जो n फैक्टोरियल है इसको पूरे को कट कर दो ठीक है और जो यहाँ पे n raised to n है उस n raised to n से हम एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं लाइक फर्स्ट n यहाँ पे सेकंड n यहाँ पे थर्ड यहाँ पे ऐसे आगे कितना हो जाएगा लिमिट n tending to infinity n plus 1 by n n plus 2 by n n plus 3 by n चलते जाएगा इस तरह till n plus n by n raised to 1 by n ठीक है ये भी हो गया अब क्या लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं समझे इसको लिख सकते हो लिमिट n tending to infinity कैपिटल पाई n plus r by n ठीक है आगे होगा समझ में और r की वैल्यू 1 से लेके n तक
और फिर इसकी पावर 1 बाय n, है ना? जैसे प्रोडक्ट हो गया, पहले जैसे सिग्मा होता है उसी तरह प्रोडक्ट है, तो r को 1 पुट करोगे तो n plus 1 upon n आ जाएगा, 2 पुट करोगे n plus 2 by n, 3 पुट किया n plus 3 by n, इस तरह चलते रहेगा ये, ठीक है? तो अभी मुझे क्या चाहिए, मैंने जो पूरा डेरिवेशन किया है वो सिग्मा के लिए किया है, प्रोडक्ट के लिए नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम लॉग ले लेंगे, ठीक है? तो लॉग अगर लेते हो तो समझो क्या होता है, तो जैसे अगर हम लॉग लेते हैं, so ln l equals to limit n tending to infinity 1 by n sigma ln 1 plus sorry 1 की जगह n by n plus r by n ऐसा लिख सकते हो, और r की वैल्यू 1 से n तक है, तो ये चीज क्या होगी, ये 1 हो गया, ये r by n हो गया और ये 1 by n हो गया, तो 1 by n को अंदर लेके जाएंगे तो dx में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ln l equals to 0 to 1 ln 1 plus x dx, ठीक है? अब हमें क्या करना है, 1 plus x को t पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो ऐसा करने से लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, क्योंकि जब x 0 होगा तो t की लोअर लिमिट 1 है, x जब 1 होगा तो t की लिमिट 2 है, तो हो जाएगा ln t and dt, ठीक है? और इसका मेरी तो इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो दैट फॉर्मूला में बताया था तो यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा t ln t minus t, और लिमिट है 1 से 2, और जो लिमिट पुट करोगे आएगा ln l equals to 2 ln 2 minus 2 and ln 1 minus 1, तो ये ln 4 minus 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln l equal to ln 4 by e, so l का वैल्यू हो गया 4 by e, ठीक है? तो ये ट्रिकी पार्ट है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब ये वापस क्यों आने वाली है, क्योंकि जब एक बार तुम इंटीग्रेशन सीख जाओगे ना तो तुम्हें बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर, जैसे इंटीग्रेशन आएगा फिर ये वाला पार्टिकल जो ब्लॉक कर रहा है हमको आगे जाने से, जैसे इंटीग्रेशन में फिर से आएगा पूरा प्लस 5 by 2 square plus 1 by 3 square 1 by 4 square till infinite equal to 5 square by 6, ठीक है? तो तुम्हें ये फाइंड करना है, फाइंड लिमिट and then into infinity plus 1 by 1 plus 2 by n raised to half 1 plus 3 by n raised to 1 by 3 and 1 plus n by n raised to 1 by 2, तो ट्राई करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है, l equals to limit n tending to infinity, और ये चीज क्या है, मतलब इसका सा प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो हर एक टर्म इस टाइप का है 1 plus r by n raised to 1 by r, ठीक है? एंड r का जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है, तो इसके लिए क्या करोगे अभी, वही है, ऐसे पावर में तो लॉग ले दो ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे ln l equals to limit n tending to infinity, और ये जो 1 by r है वो आगे आ जाएगा, ठीक है? आ जाएगा प्रोडक्ट r12 प्रोडक्ट सिग्मा r12 n एंड क्या होगा 1 by r into ln 1 plus r by n, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अभी इसके बाद क्या होना है कि मेरे पास यहाँ पे r by n तो है बट 1 by n नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पे n से डिवाइड कर सकता हूँ ऊपर नीचे, तो 1 by n अपन r by n हो गया, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं अभी, तो ln l equals to 0 to 1 dx upon x into ln 1 plus x, ठीक है? अब इस पे आके रुकते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी बहुत मस्त चीज करने वाले हैं, अभी हम ln 1 plus x का, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है तो टफ है, तो हम ln 1 plus x का सीरीज एक्सपेंशन यूज करने वाले हैं, तो इसका सीरीज एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to 4 by 4 and so on divided by x into dx, ये है, तो अभी हमें क्या करना है, ln l equals to 0 to 1 1 minus x by 2 plus x square by 3 minus x cube by 4 and so on
ठीक है, अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, क्या आएगा 1, लिमिट भी लगाएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर x क्यूब बाई, है ना ऐसा 1 x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर x क्यूब बाई 3 स्क्वायर, फिर अगले में x रेज़ टू 4 बाई 4 स्क्वायर, फाइन, इस तरह आते जाएगा और इसकी कोई लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1। तो भाई ln l इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक रिलेशन गिवन है। तो पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो देख लो, क्योंकि मैं यहाँ से लेके यहाँ सब मिटाने वाला हूँ, सिर्फ लास्ट छोड़ने वाला हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है देखो, अभी से थोड़ा कन्वर्ट करना बाकी है। डाउट है यहाँ तक? समझो क्या करना है नेक्स्ट। एलएनएल ऐसा आ गया, अल्टरनेट सीरीज में आ गया ना, तो ये तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हो गया, ज्यादा कुछ बचा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, एलएनएल इक्वल्स टू, अब इसको जैसे जो माइनस वाले टर्म्स है ना, उनको मैं एक बार प्लस कर देता हूँ और 2 टाइम माइनस कर देता हूँ, ये समझना। तो 1 प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर 1 बाई 5 स्क्वायर, ठीक है, इन्फिनिटी ये किया। और हम क्या कर रहे हैं, दो बार सेपरेट कर रहे हैं, तो 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4 स्क्वायर 1 बाई 6 स्क्वायर, ये सेपरेट कर दिया। ऐसा करने से ये जो सीरीज है इसे चेंज हो गई, तो इसकी जो वैल्यू है ये कितना है, तो पाई स्क्वायर बाई 6 है, ठीक है, इसको लिख देते हैं पाई स्क्वायर बाई 6। और उधर से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है, 1 बाई 1 स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 3 स्क्वायर, है ना, ये सीरीज वापस क्रिएट हो गई। तो ln l इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1 बाई 2 इनटू पाई स्क्वायर बाई 6, तो पाई स्क्वायर बाई 12, तो l का वैल्यू आ गया e रेज़ टू पाई स्क्वायर बाई 12। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सब भी आ सकता है, सीरीज का यहाँ भी यूज हो सकता है, इसलिए सीरीज एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें बाकी क्वेश्चन मॉड्यूल से कर लेना, कुछ में शीट एक शीट भेज रखा है लिंक का, एक और सर सेकंड स्टेप वापस बताओ। कौन सा सेकंड स्टेप, ये वाला? हाँ, ओके, मतलब वो LNL इज इक्वल टू लिखा ना। ये जो है पाई स्क्वायर बाई 6 की है ना, यहाँ से, हाँ और 2 टाइम माइनस करके रखा हमने, यहाँ पे सारे इवन स्क्वायर्स वाले टर्म है, इवन टर्म्स के स्क्वायर है, तो हमने यहाँ से 1/4 कॉमन ले लिया, तो 1 हो जाएगा, ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, या 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर। हाँ सर, तो ये जो चीज है वो फिर से पाई स्क्वायर बाई 6 होगी। ठीक है सर। तो मैंने लिमिट बेस्ड कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप पे भेज रखे हैं, ज्योमेट्री बेस्ड लिमिट के क्वेश्चन, तो वो 3 क्वेश्चन तुम कर ही लेना, जब किसी और क्लास में हुआ था तो मैंने डाले थे ग्रुप पे, उन 3 के अलावा और क्वेश्चन हम करते हैं, है ना, तो उनको हम रिपीट नहीं करते वापस, वो 3 तुम खुद से करना, ऑलरेडी ग्रुप पे पड़े हुए हैं 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड लिमिट। इसमें डाउट है तो पूछ लो जल्दी, क्वेश्चन लिखता हूं।
कुछ सिंगल वेरिएबल के टर्म में लेके आना है किसी भी तरह करके। तो रेडियस ऑलरेडी आर गिवन है, एच एल्टीट्यूड है, ठीक है। अपना सर्किल हो गया, ऐसा कुछ है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब जो एल्टीट्यूड होगा, जैसे अगर मैं ड्रॉप करते हो तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड के ऊपर ही सर्कमसेंटर लाइन करेगा, है ना। तो इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसे आगे तक भी कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, अगर ये सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, ठीक है। बस अब तुम्हें एक तो एरिया फाइंड करना है और एक पेरीमीटर फाइंड करना है और एच, ठीक है। तो एक काम करते हैं, और ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ठीक है। तो हम कोई एंगल अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या माना, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, राइट। ये एंगल थीटा लिया तो ये भी थीटा होगा, और फिर ये एंगल हो जाएगा अपने पास पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। और ये भी सेम चीज सब आ जाएगा, तो समझो। तो हम यहाँ से इसको ऐसे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, समझना क्या क्या हुआ है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो एल्टीट्यूड होगा उसी के ऊपर सर्कमसेंटर लाइन करेगा, उस वाले कांसेप्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे एक एंगल थीटा अज्यूम किया खुद से, ठीक है। और देखो तो दो तरीके हैं, या तो मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ लेके जाऊं या फिर मैं इसको स्क्वायर रूट की तरफ लेके जाऊं। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ लेके जा रहा हूं। लाइक मैं ये भी कर सकता था कि ये हाइट h गिवन है और फिर मैं थोड़ा पाइथागोरस लगा के h और r के टर्म में सब कुछ लिखना स्टार्ट करता, बट नहीं किया मैंने। तो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, सर हाँ सर वो वाला एंगल 2 थीटा होगा ना, पाई माइनस 2 थीटा की जगह 2 थीटा होगा वो। हाँ ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इसको बाइसेक्ट करेगा ये, ठीक है। अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास, ये डिस्टेंस r cos थीटा आ जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, r cos थीटा। ऐसे ऐसे ये जो डिस्टेंस है वो r है, ये एंगल 90 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी हो जाएगी r sin 2 थीटा, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस भी r sin 2 थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r cos थीटा। समझ में आ गया होगा तुम्हें अभी, है ना। r cos थीटा प्लस r cos थीटा। तो जो p का वैल्यू है, p कितना हो गया तुम्हारे पास, पेरीमीटर सबका एडिशन कर देते हैं। तो p कितना हो गया 4r cos थीटा प्लस 2r sin 2 थीटा, ठीक है। ये p है अपने पास, इसको ऐड किया हमने तो ये 2r sin 2 थीटा हो गया, 2r sin 2 थीटा। एंड ये जो सारे पार्ट्स हम ऐड किया तो 4r cos थीटा, क्लियर। p आ चुका है। अब हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा भी कर ही सकते हैं फाइंड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा डेल्टा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इनटू h इनटू दिस 2r sin 2 थीटा। तो ये सॉल्व किया अगर हमने तो HR sin 2 थीटा, ठीक है। डेल्टा भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, h भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ r। तो h क्या है, ये पूरी चीज h है, ठीक है। तो h इक्वल्स टू r प्लस ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, r cos 2 थीटा, ठीक है। तो h इक्वल्स टू r प्लस r cos 2 थीटा, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो अगर कोई बोलता है तुमसे कि h अप्रोचिंग 0, तो इसका मतलब 1 प्लस जो cos 2 थीटा है वो 0 का अप्रोच करेगा, राइट। तो इसका मतलब cos 2 थीटा किसको अप्रोच करेगा, -1 को। इसका मतलब 2 थीटा किसको अप्रोच करेगा, पाई को। यानी थीटा किसको अप्रोच करेगा, पाई/2 को। तो समझ में आ रहा है कि अगर भाई अगर इस साइड को इसके ऐसा ऊपर उठाना स्टार्ट करो तो ये एंगल है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही बढ़ते बढ़ते एंगल पाई/2 चल जाएगा तो हाइट गैप हो जाएगी, ठीक है। समझ गया, फिर से बोलता हूं। h लिखा है मैंने r प्लस r cos 2 थीटा। तो h अगर h 0 का अप्रोच कर रहा है इसका मतलब r तो रेडियस तो 0 होगा नहीं, वो गिवन है। तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो 0 का अप्रोच करेगा, यानी कि cos 2 थीटा -1 को, यानी कि 2 थीटा पाई को और थीटा पाई/2 को। तो अभी मेरे पास सब कुछ आ गया थीटा के टर्म्स में और r के टर्म्स में, तो बस डाल देते हैं, समझते हैं क्या है। ऊपर लिखता हूँ क्वेश्चन
क्वेश्चन हटाया था इससे। ठीक है, तो हमें क्या सॉल्व करना है अभी? हमें सॉल्व करना है लिमिट थीटा टेंडिंग टू पाई बाय 2 256 r डेल्टा। डेल्टा क्या है? ये है, तो h भी पुट कर दो इसके अंदर, h r sin टू थीटा, राइट? तो h क्या है? r प्लस r cos टू थीटा इनटू r sin टू थीटा डिवाइड बाय p क्यूब ये है, तो इसके लिए क्या करोगे? r क्यूब 4 cos थीटा प्लस 2 sin टू थीटा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो देखो क्या करना है, आसान सी चीज है। जैसा ये क्या हटाऊंगा, तो इसमें r कॉमन ले सकते हो, यहाँ से r कॉमन है तो r क्यूब तो कट गया, खत्म। तो ऊपर बचता है 256, यहाँ पे 1 प्लस cos टू थीटा, उसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज है उसको लिख सकते हो 2 cos थीटा sin थीटा। आ रहा है समझ में? इसको ये लिखा है और इसको ये लिखा है डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन है कुछ, तो यहाँ पे r क्यूब तो कट गया, यहाँ पे 2 cos थीटा कॉमन है, सॉरी 4 cos थीटा कॉमन है ना, क्योंकि 2 sin टू थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? 4 cos थीटा sin थीटा, तो 4 cos थीटा कॉमन है, यानी 4 क्यूब cos थीटा क्यूब, ये बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचता है? 1 प्लस sin थीटा का होल क्यूब। ठीक है, सो खत्म, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। अभी cos थीटा का क्यूब कट जाएगा, तो ये मैं डायग्राम हटा देता हूं। ठीक है, डायग्राम हट जाता है, तो क्या है इसके अंदर? टू 56 into 4 upon 64, ऊपर बचा है सिर्फ sin थीटा और नीचे बचा है 1 प्लस sin थीटा का होल क्यूब और थीटा टेंडिंग टू पाई बाय 2 हो जाएगा। इसको काट दो, 4 टाइम करते हैं, 4 into 4 into 1 upon 8, 16/8 टू आंसर। तो ऐसा करना पड़ सकता है कि ज्योमेट्री बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उनको सिंगल वेरिएबल में लेके आना है ताकि लिमिट लगा सको। तो हमने वही किया, जितने भी h r और डेल्टा p क्यूब थे सबको हम थीटा के टर्म्स में लेके आए और फिर पूरा एक्सप्रेशन थीटा का होकर लिमिट लगा दिया, है ना। ये कट गया, यहाँ पे 0 था ना, पाई बाय 2 पे cos थीटा 0 होता ना, तो यहाँ पे कॉमन आके सब कट गया। तो अभी कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। जो मैं एक दो क्वेश्चन व्हाट्सएप करता हूँ, वो तुम कर लेना सॉल्व। और पहले मैंने 3 क्वेश्चन पुट कर रखे हैं ग्रुप्स में, लिमिट वाले, ज्योमेट्री के ऊपर लिमिट वाले, वो कर लेना। और मॉड्यूल में भी है, एक्सरसाइज 2 में है और एक्सरसाइज 3 में, तो 5-6 क्वेश्चन आज के दिन में खत्म कर लेना सारे, तो हो जाएगी प्रैक्टिस। और ग्रुप पे अगर डाउट हो तो पूछ लेना, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।